आइए शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं और आपको 9:30 बजे बताएंगे। देख रहे हैं शख्स को, ये गरबा कर रहा था, गरबा करते करते गिर गया। फिर से देखिए जरा, ये देख रहे हैं इसकी उम्र सिर्फ 21-22 साल है। आखिर हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? इतनी कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक, ये देखिए युवा है, सिर्फ 21 साल उम्र है, सिर्फ 21 साल का लड़का और हार्ट अटैक आया और गिर गया। इस तरह के हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? हर हफ्ते 3-4 लोगों की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो गरबा के दौरान, डांस के दौरान अचानक गिर जाते हैं। आखिर क्या हो जाता है? दिल में कुछ तो गड़बड़। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था, ये हनुमान के अवतार में मंचन कर रहे थे ये रामलीला के दौरान और हार्ट अटैक आया और गिर गए। एक और हार्ट अटैक, ये जो एक के बाद एक इस तरह के दिल के दौरे पड़ रहे हैं, ये डराने वाले, चौंकाने वाले। आज 9:30 बजे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस तरह दिल के दौरे क्यों पड़ रहे हैं, आखिर कैसे आपको संभलना है, क्या इससे कोरोना का भी कोई कनेक्शन है? डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की एक और बड़ी खबर है, दिल्ली का आसमान बम वाला विमान। आज सुबह खबर आई दरअसल कि दिल्ली के आसमान में एक विमान है जिसमें बम है, यानी ये विमान ईरान से, जी हां, विमान ने ईरान से उड़ान भरी थी और इस विमान में बताया गया बम है और बम वाला विमान भारत में घुसाया और उसके बाद 45 मिनट तक भारत के आसमान में उतरने, आसमान से नीचे दिल्ली लैंड करने की जिद करता रहा। जरा रिपोर्ट देखिए। वक्त 9:20। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में फोन आया, ईरान से भारत में घुसे विमान में बम है। इस खबर के बाद देश में हड़कंप मच गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ईरानी विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। ईरान का विमान भारत के वायु क्षेत्र में घुस चुका था। बम की खबर ने यात्री विमान के हाईजैक होने के शक को और बढ़ा दिया था। बम वाला विमान देश की राजधानी दिल्ली में उतरना चाहता था। कर दिया, जम्मू के बाद चंडीगढ़ उतरने का, लैंड करने का ऑफर मिला था, लेकिन पायलट ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद लगातार सवाल ये बना हुआ है कि आखिर क्यों दिल्ली में ही ये विमान उतरना चाहता था। सभी के दिमाग में कंधार हाईजैक की तस्वीरें घूमने लगी। एक्सपर्ट विमान में बम और आतंकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर रहे थे। बम वाला विमान भारत के आसमान पर मंडरा रहा था। लाहौर एटीसी ने कैसे पता लगाया, इसका लाहौर से क्या लेना देना है, लाहौर को कैसे पता लगा? क्योंकि अगर वो ईरान से आ रहा है तो क्या वो पाकिस्तान के ऊपर से आया? ऐसी बात तो नहीं है। अगर पाकिस्तान से ऊपर गया तो डायरेक्टली चाइना जा सकता है, उसको दिल्ली से जाने की जरूरत नहीं है। और आइए आपको चारों तरफ एक्सपर्ट बैठकर अपनी राय दे रहे थे। सबसे पहले आपको मैप के जरिए बताते हैं, देखिए कहां से विमान आया। फुल स्क्रीन लीजिए जल्दी से मैप, कहां से विमान आया जो कि भारत में घुसा था। ये आप देख रहे हैं, ईरान से विमान चलकर ये देखिए दिल्ली में घुसा, ईरान से पाकिस्तान होते हुए दिल्ली में गया। ये बात सामने आई 45 मिनट तक, ये देख रहे हैं आप, ईरान से चला और किस तरह से ये दिल्ली में घुसा विमान। आइए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। जैसे ही ये विमान दिल्ली के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक चीज होती है, एटीसी पर बताया गया और पाकिस्तान से खबर आई। ये देख रहे हैं आप, ये है एटीसी, इस तरह से होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिससे हवा में उड़ने वाले जहाज का पूरा कंट्रोल रखा जाता है। एटीसी को विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से दरअसल भारत में घुसा था। उसके बाद ये एक ईरानी महान एयर की फ्लाइट थी जिसमें बताया गया बम है, इस विमान में बम है और यह भारत में घुस चुका था। सूचना मिली इस ईरानी विमान में बम मौजूद है। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह इनपुट दिया गया, पाकिस्तान से इनपुट आया कि यह जो विमान भारत में घुसा इसमें बम है। यह बम का इनपुट लाहौर एटीसी से भारत आया था। सुबह करीब 9:20 पर बम की कॉल हिंदुस्तान में आई है। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर में फौरन अलर्ट कर दिया गया कि बम वाला विमान भारत में घुस चुका है। लैंडिंग के लिए दिल्ली एटीसी ने 2 विकल्प दिए थे कि बम वाला विमान दिल्ली के हवाई क्षेत्र में था तो फौरन यह कहा गया कि आप इसे जयपुर या फिर दूसरे शहर में जाकर लेकर जाइए। पायलट दिल्ली में फ्लाइट की लैंडिंग चाहते थे, जो विमान का पायलट था वो चाहता था कि दिल्ली में हर हाल से लैंडिंग हो जाए इस बम वाले विमान की। विमान के पायलटों ने लैंडिंग से मना कर दिया कि दिल्ली के अलावा कहीं और लैंड नहीं करेंगे। यही शक बढ़ गया कि विमान में बम और दिल्ली में लैंड करने की जिद, ऐसे में दिल्ली में लैंडिंग खतरनाक हो सकती थी।
पायलटों की दिल्ली लैंडिंग की जिद पर अलर्ट दिया गया और भारतीय वायुसेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद आपको बताऊं, फाइटर जेट्स सुखोई ने ईरानी विमान को चारों तरफ से घेर लिया। आइए अब आपको बताऊं कैसे, कहां से कहां जाने वाला था। देखिए जरा कैसे विमान उसके पीछे लगे। मैप डालिए, मैप दिखाइए। ये आप देख रहे हैं एटीसी ने बम वाले विमान को कहां जाने को कहा। उन्होंने कहा कि जो कि दिल्ली के हवाई क्षेत्र में थे, उनसे कहा गया आप चंडीगढ़ चले जाइए या फिर जयपुर चले जाइए। उन्होंने चंडीगढ़ और जयपुर जाने से मना कर दिया। और आइए अब आपको बताते हैं उस दौरान डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। तेहरान से गंजौर चीन में जा रहा था और इसको बम स्केयर दिया गया और इसमें परमिशन लेने की कोशिश की इसने कि मुझे लैंड किया जाए भारत के एयर स्पेस में। और जब ये भारत में था तो इसको परमिशन दी गई कि आप जयपुर या चंडीगढ़ लैंड करें, मगर ये नहीं माना और ये इंसिस्ट करता रहा कि मुझे जो है दिल्ली में ही लैंड करने की परमिशन दे। तो इसमें बड़ा शक हुआ। और इसके साथ साथ जो ईरान की एयरलाइंस थी और ईरान की जो अथॉरिटी थी उनके साथ भी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी बताया कि इसके अंदर कोई बम स्केयर नहीं है। तो ऐसे में जो भारत के वायु सेना के सुखोई 30 MKI है उसको एस्कॉर्ट किया और भारत की एयर स्पेस से इसको बाहर धकेल के आए। और देखिए जब ये बम वाला विमान भारत में था तो फौरन हमारे लड़ाकू विमान सुखोई ने टेक ऑफ किया। सुखोई ने उड़ान भरी उस विमान के पीछे जिसमें बम था। 2 विमान सुखोई विमान 2 पीछे लग गए उस विमान के जिसमें बम था। देखिए जरा सुखोई ने कहां से उड़ान भरी, मैं आपके जरिए आपको दिखा रहा हूं। ये सुखोई दोनों अलग अलग जगह से उड़ान भरी है। ये आप देख रहे हैं दिल्ली में था ये विमान, लेकिन पंजाब और जोधपुर से 2 सुखोई विमान ने उड़ान भरी, कोई खतरा ना हो रक्षा और सुरक्षा के लिए। आइए अब आपको बताऊं कि भारत के लड़ाकू विमान ने आखिर क्या किया जब दोनों विमान आखिर ईरान के विमान के पीछे लग गए। तो भारत के आसमान में आपको बताऊं, जैसे ही बम की खबर मिली एयरफोर्स ने फौरन मोर्चा संभाल लिया और मैदान में सुखोई जंगी विमानों को उतार दिया गया। पंजाब और जोधपुर एयरबेस से फाइटर जेट्स ने सीधे आसमान में उड़ान भरी और ईरानी विमान को चारों तरफ से घेर लिया गया। काफी देर तक ईरानी विमान आसमान में उड़ता रहा और सुखोई विमान उसका पीछा करते रहे। हालांकि इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए ईरानी विमान और फाइटर जेट्स के बीच पर्याप्त दूरी थी। काफी देर तक यही सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सुखोई फाइटर जेट्स ने ईरानी विमान को भारतीय एयर स्पेस से बाहर ढकेल दिया और भारतीय फाइटर जेट्स अपने एयरबेस पर वापस लौट आए। एयरफोर्स अपनी भाषा में इस ऑपरेशन को आपको बताऊं स्क्रैम्बलिंग कहती है। 2 लड़ाकू विमान जब किसी दूसरे को खदेड़ कर आते हैं इसे स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है। ये स्क्रैम्बलिंग क्या होता है, आइए अब आपको बताता हूं ये स्क्रैम्बलिंग क्या है, सरल भाषा में बताएंगे और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। और आपको बताऊं कि 2 लड़ाकू विमान ठीक इस तरह से जो आप देख रहे हैं, इस तरह से ईरान का विमान उड़ रहा था और पीछे से देखिए जरा 2 सुखोई आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए दोनों सुखोई उसके पैरेलल चल रहे थे दूरी बनाकर। स्क्रैम्बलिंग, इसी को स्क्रैम्बलिंग करते हैं। स्क्रैम्बलिंग वायुसेना की भाषा का शब्द है। दरअसल आपको बताऊं इसका मतलब है इमरजेंसी में फाइटर्स की तैनाती करना। ठीक इस तरह से फाइटर्स की तैनाती की जाती है विमान के अगल बगल। और क्योंकि खबर यह थी कि ये जो विमान उड़ रहा है इसमें बॉम्ब है और ये भारत में घुसा है, भारत के आसमान में उड़ रहा है, इसलिए दोनों लड़ाकू विमान भेजे गए और तैनाती के साथ आपको बताऊं एक्शन के लिए फौरन तैयार रहते हैं पायलट्स। इमरजेंसी में तैनाती के लिए समय लगता है और सबसे पहले एयरक्राफ्ट क्रू तैयार होता है। पायलटों के जी सूट जो पहनते हैं वो सूट जिसे जी सूट कहते हैं, जी सूट पहनते हैं। एयरबेस पर सायरन बजना फौरन शुरू हो जाता है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट हेलमेट लेते हैं अपना, विमान की तरफ जाते हैं फौरन। इसी प्रक्रिया में उन्हें 4 से 5 मिनट लगते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है सबसे कम समय जिसमें लगे वो सबसे बेटर अचीवमेंट है। 4 से 5 मिनट लगते हैं। इस समय को स्क्रैम्बलिंग टाइम कहा जाता है। कितना वक्त लेते हैं आपके पायलट तैयार होकर फाइटर जेट में बैठने में। स्क्रैम्बलिंग टाइम जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। उड़ान भरते ही लड़ाकू विमानों ने देखिए ठीक इस तरह से मोर्चा संभाल लिया जैसे ये लड़ाकू विमान आपको उड़ते नजर आ रहे हैं। यानी आपके देश में अगर कोई
हवा में इस तरह की चीज है जिसमें कोई लड़ाकू विमान है, कोई विमान है जिसमें बॉम्ब है, आतंकी है, तो लड़ाकू विमान उनको घेर कर आपके देश की सीमा से बाहर करते हैं। खतरे को एयरक्राफ्ट पूरी तरह से घेर लेते हैं, किसी तरह का भी आसमानी खतरा हो सकता है। भारतीय वायुसेना पहले चेतावनी देती है, इन्हें भी बाकायदा चेतावनी दी, लैंडिंग या एयर स्पेस छोड़ने को कहा जाता है कि आप फौरन यहां से निकलिए। चेतावनी नहीं मानने पर फिर उसके बाद एक्शन शुरू होता है। स्क्रैम्बलिंग ने ही एयर स्पेस छोड़ने पर मजबूर किया और उसके बाद यह विमान यहां से निकल के, देखिए जरा, यह विमान, बम वाला विमान यहां से निकलकर कहां पहुंचा? भारत के हवाई क्षेत्र से जब निकला है उसके बाद यह पहुंचा है चीन। वो जरा तस्वीरें दिखाइए, मैप दिखाइए फास्ट। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कहां से? दिल्ली से निकलकर म्यांमार होते हुए, से फिर से प्ले कीजिए प्लीज। दिल्ली से निकलकर म्यांमार होते हुए ग्वांगझू पहुंचा है, ये आप देख रहे हैं। यानी हमारे सुखोई ने इसे भगाया है और उसके बाद म्यांमार होते हुए ग्वांगझू तक गया है। आइए, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहा हूं जब ये लैंड हुआ चीन में, जिसमें बताया गया बम है। ये देख रहे हैं आप विमान, ये विमान लैंड हुआ, इसमें जो यात्री सवार थे वो निकलकर बाहर आए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यहां बड़ा काफिला, फायर ब्रिगेड, इसके अलावा एम्बुलेंस मौजूद थी यहां पर, क्योंकि इस विमान में बम की खबर सिर्फ भारत में नहीं थी, चीन में भी थी, म्यांमार में भी थी, पाकिस्तान में भी थी, ईरान में भी थी। तो 4-5 देश में हड़कंप मचा हुआ था कि एक विमान में बॉम्ब है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोग वहां मौजूद हैं और यहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स मौजूद है। लेकिन अब आपको बताता हूं 45 मिनट तक जो उधम हुआ, जो हंगामा और हड़कंप मचा, इसमें आखिर सच क्या है, हकीकत क्या थी चीन में उतरने के बाद, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, तो आसमान में ईरानी विमान घेरे में था। दरअसल जब आसमान में था, सुखोई विमानों ने घेर लिया और उसे खदेड़ा। भारतीय पायलट एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कुछ ही देर में ईरानी एजेंसियों का कॉल आया उन्हें। प्लेन में बम की खबर को ईरान ने कहा कि यह अफवाह निकली है, वो एक गलत कॉल थी। विमान को चीन की तरफ उड़ने को कहा गया और म्यांमार होते हुए विमान की लैंडिंग चीन में हो गई। विमान की लैंडिंग ग्वांगझू एयरपोर्ट पर की गई और चीनी एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट नजर आया। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। विमान ने तेहरान से ग्वांगझू की दरअसल उड़ान भरी थी और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। लेकिन एक खबर, इस तरह की खबर के बाद, अफवाह के बाद, कैसे 4 से 5 देश में हड़कंप छा गया था। आइए अब आपको बताऊं किस तरह भारतीय वायुसेना, कैसे भारतीय लड़ाकू जहाज ने और हमारे फायर फाइटर्स ने किस तरह से खदेड़ा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे ही खदेड़ा। ये आप देख रहे हैं, ये अभिनंदन ने मिग के जरिए खदेड़ा था पाकिस्तान के F-16 को। आपको याद होगा, अभिनंदन ने भी इसी तरह से, जो आज हुआ है सुखोई में, ठीक इसी तरह अभिनंदन ने भी पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज को बाहर न सिर्फ भगाया बल्कि मार गिराया था। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत में घुसने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 सीमा पार करके नौशेरा सेक्टर में दरअसल घुस आए थे। उस वक्त पाकिस्तानी फाइटर जेट्स 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। जानकारी मिलते ही वायुसेना की स्क्रैम्बलिंग शुरू हो गई फौरन। जो शुरू में मैंने आपको बताया स्क्रैम्बलिंग क्या होती है। भारतीय पायलटों ने अपने हेलमेट पहन लिए। मोर्चे पर मैदान में सुखोई और मिग 21 को फौरन उतारा गया। मिग 21 खुद स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। उस वक्त विंग कमांडर ने अपने साथियों को रेडियो पर फौरन मैसेज दिया कि इसे मैं खदेड़ता हूं। यह अभिनंदन का मैसेज था, यह मेरा शिकार है, यह अभिनंदन ने कहा। अभिनंदन के साथ ही दूसरे साथी सुखोई पर उस वक्त मौजूद थे। आसमान में डॉग फाइट शुरू हो गई कुछ ही वक्त में, जिसका मतलब आसमान में आमना सामना होता है। मात्र 86 सेकेंड 86 सेकेंड्स में नजदीक का मुकाबला शुरू हो गया। यह चेतावनी देने के बाद एक्शन का दौर था और काफी देर तक आगे पीछे होने का खेल चलता रहा लड़ाकू विमानों के बीच, जिसके बाद अभिनंदन ने एक F-16 विमान को मार गिराया। इसके बाद अभिनंदन ने हवा में तबाही मचाने वाला R-73 एक मिसाइल दागा और हालांकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने 60 डिग्री का एंगल लेकर अपना बचाव कर लिया और भिड़ंत का फायदा उठाते हुए अभिनंदन के विमान पर हमला कर दिया। और उधर दूसरी तरफ क्या हुआ, अभिनंदन के दूसरे साथियों ने सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 के जरिए पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ दिया। पाकिस्तानी विमान भारतीय सेना से डर कर
भाग चुके थे। हालांकि अभिनंदन का मिग 21 फाइटर जेट क्रैश होकर पाकिस्तान में जा गिरा और इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था। पाकिस्तान की गिरफ्त में करीब 60 घंटे रहने के बाद 1 मार्च 2019 को अभिनंदन भारत लौटे थे। ये भारतीय वायुसेना की, भारतीय पायलट की, भारतीय फाइटर्स की एक बहुत बड़ी जीत थी। उसी को आज देखने को मिला सुखोई के जरिए भी। बहरहाल एक और भारत के लिए बड़ी जीत का दिन है, बहुत फक्र और गर्व का दिन है। सभी को फक्र की अनुभूति होगी कि प्रचंड आ गया है बाहुबली और चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। जी हां, ये LCH जो आप देख रहे हैं, शानदार LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसे आप देख रहे हैं। ये इसकी खूबसूरती आप देखिए, अभी इसकी तीव्रता और ताकत मैं बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना में आज शामिल हो गया है, भारत में बना है। सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान में निर्मित। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हेलीकॉप्टर जो देश में बना है उस पर बैठे, पूरी तरह से देख रहे हैं जी सूट में रक्षा मंत्री, और इस हेलीकॉप्टर में सवारी की है और इसे वायुसेना को सुपुर्द कर दिया है रक्षा मंत्री ने। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए, पाकिस्तान और चीन में एम्बियंस दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी हेलीकॉप्टर से गोलियां दग रही हैं। ये है LCH प्रचंड। जब ये मारता है तो फिर दुश्मन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन की आज नींद उड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। प्रचंड की यह तस्वीर देखकर चीन पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत की ताकत देखकर न जिनपिंग को चैन है, न शाहबाज को आराम। पीओके के आतंकी अड्डे खाली हो जाएंगे जब प्रचंड दुश्मनों को दंड देगा। LOC से LAC तक अलर्ट पर है। अब चीन पाक से लोहा लेने के लिए LCH यानी प्रचंड आ गया है। यह हर मौसम में, हर जगह, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हमला करने की ताकत रखता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भारत की ताकत, चीन के मुकाबले भारत की क्या ताकत हो गई। ये आप प्रचंड देख रहे हैं, ये है भारत में निर्मित प्रचंड, इसका नाम दिया गया है। अब ये भारत के पास है और अब आपको दिखाता हूं चीन के पास कौन सा हेलीकॉप्टर। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं चीनी हेलीकॉप्टर। ये जो चीन का हेलीकॉप्टर, इसका नाम है Z10। चीन के पास ये Z10 है, लेकिन क्या भारत के आगे कहीं खड़ा होता है ये? क्या इसका भारत से कोई कंपैरिजन है? ये आपको बताने जा रहा हूं। दोनों की ताकत देखिए जरा। ये चीनी हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन अब देखिए आपके सामने एक तरफ भारत का LCH है प्रचंड और दूसरी तरफ चीन का Z10 है। अब दोनों की ताकत आप खुद माप लीजिए कौन कितना ताकतवर है। जो LCH है इसकी लंबाई 15.8 मीटर है और LCH की ऊंचाई 4.70 मीटर है। इसकी लंबाई देखिए जरा। जो चीन का हेलीकॉप्टर है लंबाई में भी छोटा है और ऊंचाई में भी छोटा है। लंबाई 14 मीटर है, ऊंचाई 3.85 मीटर है। अगली खासियत देखिए जरा। अब इसका वजन देखिए जरा। वजन है इसका 2250 किलो, इसका वजन है 5100 किलो। हल्का होगा तो उड़ान और ऊंची होगी, ये खासियत है। अब देखिए जरा इसका वजन, साइज बड़ा है और वजन कम है, यही उड़ने में सबसे ज्यादा खासियत रखता है। इसका साइज कम है और वजन ज्यादा है, उड़ने में मुश्किल होगी। यह देखिए जरा, सपाट ऊपर उड़ने की स्पीड है 12 मीटर प्रति सेकंड और इधर सपाट ऊपर उड़ने की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी उड़ने की स्पीड में भी भारत का जो हेलीकॉप्टर है कहीं आगे है। 6500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान संभव है। 6500 मीटर, ये 6400, यहां भी 100 मीटर कम है। यानी भारत का जो हेलीकॉप्टर है इससे आगे है चीन के हेलीकॉप्टर से। इंजन क्षमता देखिए जरा, 1032 किलोवाट
इसकी इंजन क्षमता है 930 से 957 किलोवाट। इंजन की पावर में भी भारतीय हेलीकॉप्टर कहीं आगे है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, इस पे हेलिना मिसाइल एंटी टैंक लगा हुआ है। ये दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। एंटी टैंक वेपन सिस्टम बहुत ही मुफीद और कारगर है। तो ये जो मिसाइल हम अपने, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने हेलीकॉप्टर अपने देश में बना रहे हैं, उससे हमारी सैन्य शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और आइए, चीन के साथ आपने तुलना देख ली। वैसे तो पाकिस्तान तुलना के लायक नहीं, लेकिन आपको बता देता हूं पाकिस्तान ने भी विदेश से जो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है उसकी स्थिति क्या है। यह भारत का प्रचंड है। उड़ान देख लीजिए, तीव्रता देख लीजिए, मारक क्षमता देख लीजिए। अगली तस्वीर जरा पाकिस्तान वाली दिखाइए। यह है पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर। यह भी अपना नहीं है, मांगे का है, खरीदा है उन्होंने। इसका नाम है T-129। अब देखिए जरा पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो उनके पास है, जो कि खरीदा हुआ है, वो भी भारत में बने हेलीकॉप्टर के आगे कहीं खड़ा नहीं होता है। यानी मांगे की चीज में भी पीछे। देखिए जरा खासियत देखिए, ये आपके सामने दो हेलीकॉप्टर्स आ गए। एक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जो निर्मित हुआ और दूसरा उधर शाहबाज शरीफ देख रहे हैं जिन्हें आप। अब देखिए दोनों की खासियत जरा। यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी है, भारत में बना है, और इधर खरीदा हुआ है, तुर्की से खरीदा है पाकिस्तान ने यह हेलीकॉप्टर। इसका नाम है T-129। भारत का हेलीकॉप्टर हथियार समेत वजन ले जाने में इसका 5,800 किलो हो जाता है। यानी जब हथियार इसमें लोड कर दिया जाएगा तो इसका वजन 5,800 किलो है। पहले मैंने आपको शुरू में बताया बिना हथियार के इसका वजन लगभग 2,000 किलो होता है। अब इसका देखिए हथियार समेत वजन 5,056 किलो है। इनके पास हथियार होंगे, ये बड़ी बात है। इंजन देखिए जरा, 1,032 किलोवाट का इंजन है इसका। पाकिस्तान के पास जो हेलीकॉप्टर तुर्की से खरीदा, इसका 1,014 किलोवाट का इंजन है। अधिकतम रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे प्रचंड की, और पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर अधिकतम रफ्तार 281 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रफ्तार में भी पिछड़ गया है। रेंज देखिए जरा, 550 किलोमीटर की रेंज है, और इसकी रेंज 537 किलोमीटर। रेंज में भी हमसे पीछे है। इसमें 2 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, इसमें भी 2 लोग बैठ सकते हैं हेलीकॉप्टर में। यानी चीन से भी ये प्रचंड आगे है और पाकिस्तान से भी आगे है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आपको बताऊं जरा देखिए कहां तैनाती होगी। मैप के जरिए आपको बता रहा हूं। एलओसी पर हड़कंप है, एलओसी पर नींद नहीं आ रही है पाकिस्तानियों को। देख रहे हैं आप, जोधपुर एयरबेस पर इसकी तैनाती होगी जो आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान की सीमा से 320 किलोमीटर की दूरी पर है सिर्फ। और इसीलिए अब आपको दिखाता हूं मैं कि सुनिए जरा पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कैसे भारत की तारीफ और भारत की इस ताकत की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए। अच्छा इक़दाम है उनका, और अपने वो फौज को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं, और अपने एयरक्राफ्ट जो उन्होंने बनाया है। सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंडिया या किसी मुल्क के साथ जंग कर सके? बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? इसकी वजह ये है हमारी गवर्नमेंट ही है। अपनी गवर्नमेंट जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारे वसाइल नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप बम वगैरह में आए या किसी ऐसी चीज़ों में आए तो इंडिया जो है वो थोड़ा सा हमारे से स्ट्रॉन्ग है इस वजह से। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया अपनी तरफ से बम वगैरह फेंकेगा तो पाकिस्तान जो है वो हो सकता है। मुकाबला जो है ना, वो अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो एक बड़ा मुल्क है, हमारा मुल्क छोटा है, ठीक है। उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो पाकिस्तानियों को आपने सुन लिया कि भारत की ताकत की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वो भी मानते हैं कि भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां मौजूद है। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर इस हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखते ही आप समझ जाएंगे कि मैं बात करगिल की कर रहा हूं। करगिल की चोटी पे हमारे जवान हैं। दरअसल जब करगिल का वॉर हो रहा था तो हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं था, यहां तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था, और यही वजह थी कि इस प्रचंड की जरूरत थी कि आगे कभी ये परिस्थिति हो जाए तो हमारे पास हेलीकॉप्टर तो होना चाहिए। अब देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये स्थिति थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इस हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। वहां ग्राफिक दीजिए वॉल पर।
1999 में दरअसल 99 में करगिल युद्ध में जरूरत महसूस हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तब दुश्मन 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर बैठा था। दुश्मन था 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर, और हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो 14-15 हजार फीट तक हमें ले जा सके। Mi-35 हेलीकॉप्टर भारत के पास था जो 10,000 फीट तक उड़ सकता था, 5,000 फीट फिर भी बचा। तो पहाड़ों की चोटी पर दुश्मन को निशाना बनाना उस वक्त मुश्किल हो रहा था। HAL ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की चुनौती ली कि हम बनाएंगे अपने सैनिकों के लिए, अपने जवानों के लिए हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में विमान का निर्माण हुआ और 2015 में लेह में -18 डिग्री में इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ। सियाचिन में 15,800 फीट की ऊंचाई पर पहली बार इसे उतारा गया। अब इसकी पहली स्क्वाड्रन मिल गई है, यानी स्क्वाड्रन का मतलब होता है लड़ाकू जहाजों के बेड़े का एक भाग। और आज 10 LCH यानी 10 LCH प्रचंड वायुसेना में शामिल कर लिए गए हैं। वायुसेना को 15 LCH प्रचंड मिलने हैं। दरअसल करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार किए गए हैं। एयरफोर्स के 15 पायलट्स को ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है इसके लिए। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए देश के रक्षा मंत्री जो खुद आज मौजूद थे इस हेलीकॉप्टर की लॉन्चिंग में, जिन्होंने वायुसेना में शामिल किया। रक्षा मंत्री क्या कुछ कहना, सुनिए। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन होगा। और आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर इसमें कौन सी वो खासियत है जो दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में नहीं है, जो इसको दूसरों से अलग और जुदा बनाते हैं। ये खासियत इसके अंदर है और ये बाकायदा तैयारी के वक्त इन बातों का ध्यान दिया गया है। ये देखिए जरा, ये आपके सामने हेलीकॉप्टर आ गया। ये है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसी को कह रहे हैं प्रचंड। अब जरा देखिए इसकी खासियत। सबसे पहले देखिए 16,000 फीट की ऊंचाई तक हमला कर सकता है। करगिल की चोटी 15,000 थी, ये 16,000 तक, उसके भी 1,000 ऊपर चला जाएगा। हथियारों के साथ लैंड और टेक ऑफ भी कर सकता है ये LCH में पायलट और एक गनर भी साथ में बिठाया जा सकता है। 1430 हॉर्स पावर वाले 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। खाली हेलीकॉप्टर का वजन 2,250 किलोग्राम का है दरअसल। अब खासियत बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं आपको आगे की तरफ दिखा रहा हूं। ये जो आप आगे देख रहे हैं, ये जो आप आगे देख रहे हैं एरो के जरिए, इसे कहते हैं EO पॉड। EO पॉड यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्या है? किसी भी वक्त लंबी दूरी की ट्रैकिंग संभव है इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल से। लेजर वार्निंग सेंसर से लैस है, रात के वक्त भी इसको आप उड़ा सकते हैं और पूरी तरह से आपको दिखाई देगा। साथ ही 20, अब देखिए एरो आगे चला गया, 20 mm, ये व्हाइट एरो है शायद इसलिए आपको नहीं दिख रहा, 20 mm कैलिबर की गन से लैस है। इसमें गन लगी है आगे की तरफ। हर सेकेंड 12 से 13 गोली दाग सकते हैं। 750 गोलियां 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। 2 किलोमीटर दूर निशाने को दाग सकता है। अब खासियत यहां देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट पॉड है। रॉकेट पॉड से 70 mm के 12 रॉकेट लॉन्चर दागे जा सकते हैं और डायरेक्ट फाइटिंग रेंज 4 किलोमीटर तक है। 4 किलोमीटर दूर तक इसकी लड़ाई हो सकती है। इनडायरेक्ट फाइटिंग रेंज 8 किलोमीटर है। और अब अगला देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं सफेद घेरे में, ये एयर टू एयर मिसाइल दागने की सुविधा है। हवा से हवा में मार कर सकता है। बगल में लड़ाकू विमान है, कोई दुश्मन का हेलीकॉप्टर, उसे मार सकता है। यहां पे एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र से भी हमला संभव है। ये एंटी टैंक मिसाइल है भारत के पास। ये इसकी खासियत है जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है, जो मैंने आपको बताया। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं
ये इकलौता हेलीकॉप्टर नहीं है, ये भारत की पहली जीत नहीं है। भारत अब वो देश है जिस बात को मैं बार बार कहता हूं, जब भारत आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी। आज आईएनएस विक्रांत भारत में तैयार हुआ। ये देख रहे हैं, पानी का बाहुबली जो है वो हिंदुस्तान में बना है। ये देश के लोगों के लिए फख्र की बात है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये तेजस जो आप देख रहे हैं लड़ाकू, ये भी स्वदेशी है। तो अब भारत जो जहां सुई नहीं बनती थी, आज जंगी जहाज बन रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। उनका पहला मकसद था कि भारत जो हथियार विदेशों से खरीदता है, हथियार के लिए विदेशों की तरफ देखता है, वो कम से कम खत्म होना चाहिए। हम अपने पैरों पर तभी खड़े होंगे जब अपने हथियार खुद बनाएंगे। अब देखिए जरा, रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, पहली बड़ी बात। और साल 2014 से रक्षा बजट 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है। रक्षा बजट देखिए 65% स्वदेशी सिस्टम पर खर्च हो रहा है। यानी भारत का जो रक्षा बजट है उसका 65% जो खर्च हो रहा है यही हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, जहाज, लड़ाकू विमान बनाने में हो रहा है। 2014 में रक्षा निर्यात 1941 करोड़ था 14 में, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे। अब 2021-22 में रक्षा निर्यात 11,600 करोड़ का निर्यात, समझ रहे हैं, जो हम यहां से विदेश में बेचते थे हथियार, पहले वो 1,000 करोड़ का था 14 में। मोदी के आने के बाद अब वो 11,000 करोड़ के हथियार हम बेच पा रहे हैं। रक्षा आयात में लगभग 21% की कमी आ गई है। 21% हथियार अब हम कम खरीद रहे हैं विदेशों से। रूस से आयात में 23% की गिरावट आ गई। रूस से हम बहुत हथियार खरीदते थे, उसमें भी 23% की कमी आई। अब 70% रक्षा उपकरण देश में ही बन रहे हैं। यह है भारत की ताकत। सेना के पास 300 से ज्यादा स्वदेशी हथियार मौजूद हैं। आकाश मिसाइल का भारत में बाकायदा उत्पादन हो रहा है, साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल का भी उत्पादन कर रहा है हिंदुस्तान। अर्जुन टैंक का निर्माण भी भारत ने किया है। पिनाका मिसाइल सिस्टम भी भारत में ही बना हुआ है। यूपी और तमिलनाडु में 2 नए डिफेंस कॉरिडोर भी बन चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री मोदी आज इस बात को दोहराते हैं कि भारत में ये हथियार बन रहे हैं और भारत बहुत जल्द, बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया को हथियार बेच रहा होगा। सुनिए जरा। आज देश का विजन स्पष्ट है। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट, वेल प्लान, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए। तो आज सभी के लिए गर्व और फक्र की बात है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधे आपकी सेहत से जुड़ी अगली खबर है कि दिल दगाबाज हो गया है। कब किसे कहां पर किस वक्त धोखा दे दे कोई नहीं जानता। यह तस्वीर देखिए तो फुल स्क्रीन लीजिए। 21 साल उम्र है और यह शख्स गिर गया। ये आप जो देख रहे हैं, यह शख्स सिर्फ 21 साल का है। गरबा में डांस कर रहा था अपने साथियों के साथ और अचानक हार्ट अटैक आया और गिर गया। सवाल यह है कि डांस करते हुए हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? नाचते नाचते आखिर दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है? परिवार के साथ देखिए गरबा में शामिल हुआ था, ज्यादा उम्र भी नहीं, किसी ने सुना भी नहीं पहले कि 21 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन आखिर इतनी कम उम्र में दिल के दौरे क्यों पड़ रहे हैं? एकदम फिट दिख रहा है शख्स, आखिर हार्ट अटैक का शिकार कैसे हो जाता है? अचानक गिर गया, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये दिल का दौरा कैसे पड़ा, क्या वजह रही। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं दिल के दौरे की कि आखिर ये शख्स कैसे गिर गया। ये इकलौता नहीं है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। कल ही ये खबर आई थी, ये आप देख रहे हैं हनुमान जी को लंका दहन का मंचन चल रहा था और हनुमान जी मंच पर थे, हार्ट अटैक आया और पीछे पलट गए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। फतेहपुर की तस्वीर है उत्तर प्रदेश के। ये रामलीला चल रही थी और रामलीला में सुनिए, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं लंका दहन का मंचन कर रहे थे हनुमान जी, पूंछ में आग लगाई गई थी और उसी वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ा। कुछ समझ पाते लोग तभी देख रहे थे, कुछ समझ पाते, उनको पकड़ पाते, उनको संभाल पाते, उससे पहले ही वो सीधे मंच से नीचे आ गिरे। लोग कोई कुछ नहीं समझ पाया कि आखिर हनुमान जी को अचानक हो क्या गया।
तो क्या वजह है ये जो दिल के दौरे पड़ रहे हैं डांस करते हुए? क्या इसका सीधे तौर पर डांस से भी कोई ताल्लुक है? क्या नाचते वक्त ही ये दिल के दौरे क्यों पड़ रहे हैं? कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जब लोग डांस कर रहे थे उसी वक्त हार्ट अटैक आया। क्या इससे कोई कनेक्शन है? आप डांस नहीं कर सकते, डांस करेंगे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। तस्वीरें भी देखिए और आपको बताता हूं इससे क्या डांस से ताल्लुक है। डांस या जिम करते हुए लोगों की जान जा रही है और हार्ट अटैक के चलते कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अटैक के पीछे बड़ी वजह है हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज, यानी आपके दिल में जो खून दिल से लेकर निकलने वाली जो आर्टरीज, जो नसें हैं, वो बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। आर्टरीज में 70% से ज्यादा अगर ब्लॉकेज है तो अटैक होगा। 70% से ज्यादा अगर बंद है आपकी आर्टरी, 70% से कम अगर ब्लॉकेज है तो मरीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले आपको पता तो हो कि ब्लॉकेज है कितना। जैसे ही ब्लॉकेज 70% से ज्यादा होता है फौरन अटैक पड़ जाता है। और अटैक जो है वो डांस, जिम या सोते वक्त भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग डांस कर रहे हैं उन्हीं को हार्ट अटैक आ रहा है। ब्लॉकेज है तो सोते वक्त भी आ सकता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं। युवाओं के हार्ट में भी 60 से 70% ब्लॉकेज है। बड़ी बात डराने वाली ये है, जो बिल्कुल फिट दिख रहे हो, हट्टे कट्टे हो, उनके दिल में भी 60 से 70% तक ब्लॉकेज हो सकता है। इसकी वजह है खराब लाइफस्टाइल, इसकी वजह है आपका खान पान। देर रात तक मोबाइल में रहना, टीवी देखना भी खतरनाक है देर रात तक। 19 से 21 साल के युवाओं में हार्ट अटैक से डॉक्टर सबसे ज्यादा हैरान है। ये जो लड़का मैंने आपको दिखाया, इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। पर्याप्त नींद नहीं लेना भी अटैक की एक बड़ी वजह है। लोग आजकल सो नहीं पाते अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। यंग लोगों में अटैक के पीछे एक वजह है स्टेरॉइड। लोग जब जिम जाते हैं, बॉडी बनाने वाले जो युवा हैं वो एस्टेरॉइड का सेवन करते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहा है। बॉडी बनाने के चलते युवा एस्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं। एस्टेरॉइड हार्ट को और ज्यादा कमजोर बना रहा है और 40 से 50% जो ब्लॉकेज के बाद अलर्ट हो जाए। अगर 40 से 50% ब्लॉकेज है भारत में, 50% लोगों में हार्ट अटैक 50 की उम्र से पहले आ रहे हैं। 50% से ज्यादा लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं और 25 से 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक का खतरा और ज्यादा हो रहा है। 25% लोगों में हार्ट अटैक 40 साल से भी पहले आ रहा है। यह एक डराने वाली जानकारी है। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं, ये पहली बार नहीं हुआ, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तरह से जो हार्ट अटैक आ रहे हैं डांस करते हुए, ये अचानक क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या कोरोना से भी इसका कोई ताल्लुक है? ये देख रहे हैं, एक और हनुमान जी को मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया, ये मंचन कर रहे थे, इन्होंने मुंह पर हाथ रखा, भीड़ से निकल कर आए और उसके बाद गिर गए, बच्चों के पास गिर गए, इन्हें भी हार्ट अटैक आया। अगर आप पिछले 1 महीने में देखिए तो चाहे रामलीला का मंचन हो, ये हनुमान जी, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाए, गरबा में डांस कर रहा हो, उसको हार्ट अटैक आ गया हो। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये एकदम फिट खड़े थे। और हनुमान का किरदार जो शख्स निभाता है वो भी हट्टा कट्टा मजबूत होता है, उसके बाद हार्ट अटैक आ रहा है। ये देखिए जरा, ये गिर गए और उसके बाद इनकी मौत हो गई हार्ट अटैक का। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इनको आप देख रहे थे, ये भी इसी तरह के कार्यक्रम में मौजूद थी, डांस कर रही थी, डांस करते करते फिर गिर गई। लोगों को लगा ये डांस का कोई स्टेप कर रही है, लेकिन दोबारा उठ नहीं पाई और हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाऊं कि आखिर हार्ट अटैक का जो कनेक्शन है, क्या ये कोरोना से भी कनेक्शन है हार्ट अटैक का? कोरोना यानी पोस्ट कोविड, आपको कोरोना हो गया है, आप ठीक हो गए, इसके बाद भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ गई है क्या? कोरोना महामारी के बाद आपको बताऊं, हार्ट अटैक के केस और ज्यादा बढ़ गए। 40 से कम उम्र के लोगों में दिल की बीमारी बढ़ गई है। जिनकी उम्र 40 साल से कम है उनमें भी ये बीमारी बढ़ गई, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो दिल के मरीज हो चुके हैं। कोरोना से हार्ट, लंग्स में खून के थक्के बन रहे हैं दरअसल, और ब्लड क्लॉट होने से हार्ट को खून की सप्लाई नहीं होती है। यानी ब्लॉकेज दूसरी चीज है जो आपकी नस में है, लेकिन खून के थक्के बन गए पोस्ट कोविड के बाद, तो आपके नसों में अपने आप ब्लॉकेज हो जाएगा और फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। ज्यादा ब्लॉकेज से हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है। WHO ने माना है कि कोरोना के बाद अटैक के केस और बढ़ गए हैं। RTI से जो जानकारी मिली है उसमें दावा किया गया है, मुंबई में आपको बताऊं 2021 में हार्ट अटैक के केस 6 गुना बढ़ गए। 2019 में मुंबई में 5,849 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कोरोना के समय 2020 में हार्ट अटैक से 5,633 मौतें हो गई। यूरोप, अमेरिका में भी हार्ट के मरीज बढ़ गए।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना से संक्रमित जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको हार्ट की बीमारियों का खतरा काफी कम है। जी हां, दोहरा दूं, एक मिथ चल रही है, लोगों को डराया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि आपने वैक्सीन लगवा ली अगर कोरोना की तो आपको हार्ट की बीमारी होगी, हार्ट अटैक आएगा, लेकिन नहीं, इसका उल्टा है। जिसने वैक्सीन ले ली है उसे हार्ट अटैक आने का खतरा और कम हो गया है। टीका ना लेने वालों में हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है। दरअसल यह है असली जानकारी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या कोरोना से हार्ट अटैक का ताल्लुक है, सुनिए। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हार्ट का हेल्दी होना भी आवश्यक है। उसको देखने के लिए वे सभी नौजवान जो कि उम्र में 40 साल से बड़े हैं समय समय पर अपने शारीरिक या दिल की जांच अपने फिजिशियन से साल में एक बार जरूर कराएं ताकि उन्हें अपना रिस्क फैक्टर व दिल की स्थिति का पता चल सके और उनके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को बदलाव कर सके, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना कम से कम की जा सके। अगर किसी व्यक्ति को सीने में जलन, दर्द होती है, सांस फूलता है, पांव में सूजन आदि आती है तो उन्हें जल्दी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी जांच करानी चाहिए ताकि आने वाले तकलीफ को दूर किया जा सके और हम एक स्वस्थ जीवन का यापन कर सके। अब आपको बताता हूं, डॉक्टर को आपने सुना कैसे बचे, क्या लक्षण है, लेकिन देखिए जरा ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अंकल को भी इसी तरह से हार्ट अटैक आया जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। डांस कर रहे थे और अचानक गिर गए। ये बताया जाता है कि दिल में एक शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है। ये शॉर्ट सर्किट भी हार्ट अटैक की वजह है। किसी को नहीं पता था, एकदम फिट और अटैक आ गया। ये शॉर्ट सर्किट क्या है, दिल में आखिर कैसा शॉर्ट सर्किट हो रहा है जिसकी वजह से ये दिल के दौरे पड़ रहे हैं। देखिए जरा, हो ये रहा है कि ज्यादा एक्साइटमेंट में भी हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर्स ये बताते हैं जैसे डांस कर रहे हैं आप, बहुत एक्साइटेड हैं और उस दौरान लोगों की मौत हो गई। दौड़ने या ट्रेडमिल पर रनिंग से भी दिल का दौरा पड़ रहा है। मौत के पीछे की वजह है हार्ट में शॉर्ट सर्किट। देखिए इसमें जिस तरह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है इसी तरह से कुछ शॉर्ट सर्किट होता है। दिल की नसों में कवरिंग नहीं होती है। दरअसल कई बार नसें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर के बाहर तार देखते हैं, उसमें कवर होता है बाकायदा और उसी कवर की वजह से तार के ऊपर तार होते हैं तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता। लेकिन दिल की जो नसें, इसमें कवरिंग नहीं होती, इसलिए शॉर्ट सर्किट होते हैं। कई बार ये नसें आपस में जुड़ जाती हैं और जैसे दो तारों के जुड़ने से शॉर्ट सर्किट होता है उसी तरह यहां होता है। वैसे ही दिल की नसों के जुड़ने से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और दिल की नसों में भी इंटरनल करंट दौड़ता है। इसी करंट की वजह से दिल धड़कता है और शॉर्ट सर्किट होने से दिल की धड़कन और ज्यादा बढ़ जाती है। सामान्य अवस्था में हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और 200 से 250 बार धड़कने लगता है आपका दिल। सीने में दर्द के साथ मरीज की सांसें भी फूलने लगती हैं, चक्कर और तेजी से पसीना आने लगता है। मरीज को हाई इफेक्टिव तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। ब्रेन में ब्लड सप्लाई न होने से भी मौत हो जाती है। ज्यादा डांस या एक्साइटमेंट ऐसी अवस्था में जानलेवा साबित होते हैं। समय पर इलाज जान बचा सकता है जिसकी बहुत जरूरत होती है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरें। देखिए जरा किस तरह से डॉक्टर ने जान बचाई मरीज की। ये देखिए जरा, डॉक्टर के पास पेशेंट बैठा था, उसको फौरन हार्ट अटैक आ गया। देखिए उसके बाद डॉक्टर भागकर मरीज के पास पहुंचा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उसके बाद देखिए दिल पर वो हाथ मार रहा है, दबा रहा है दिल फोर्स से और उसके बाद देखिए मरीज ठीक होकर बैठ गया। हार्ट अटैक आया था। देखिए डॉक्टर को समझ पाता किस तरह डॉक्टर ने जान बचाई है। देखिए डॉक्टर के सामने बैठे बैठे हार्ट अटैक आया और डॉक्टर पहुंचे और किस तरह से देखिए दिल पर उन्होंने धीरे धीरे, इसी को सीपीआर भी कहते हैं, धीरे धीरे हाथ से थपकी मारी है और उसके बाद पेशेंट ठीक हो गया। और ये देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताती है कि कैसे जान बचाई जा सकती है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक महिला ने अपने पति की जिंदगी कैसे बचाई, ये देख रहे हैं। हार्ट अटैक आया था और उसके फौरन बाद महिला पहुंची है। देखिए पति को उसने किस तरह से सांस दी है जिसके बाद पति की जान बच सकी है। डॉक्टर क्या कहते हैं जरा सुनिए, डॉक्टर को सुनाइए।
पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस या लॉन्ग कोविड में भी हमने ये देखा है कि बहुत लोगों को आर्टरी में और वेन में थ्रोम्बोसिस हुई। आपके माध्यम से दर्शकों को ये मैं बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ये समझनी है पैथोलॉजी जो हार्ट अटैक में होती है। उसमें क्या होता है कि एक चर्बी सी जमी होती है दीवारों पे, वो फटती है और उसके बाद वो क्लॉट बनता है और जिसके वजह से जो धमनियां हैं जो मांसपेशियों को, हृदय की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करती है वो बिल्कुल ऑक्लूड हो जाती है, उसका बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। तो कोविड में ये देखा गया है कि कोविड जो है एक लंग्स की बीमारी के साथ साथ इसमें कोविड में सबसे बड़ी जो चीजें होती हैं कि उसमें जितनी ब्लड वेसल्स हैं या जो हमारी धमनी और सिराएं उनकी लाइनिंग जिसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं उसको ये नष्ट कर देती है। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे डॉक्टर्स को। आइए अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो ईरान से आई हैं। ईरान की तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। ये आप देख रहे हैं कैसे मुस्लिम देशों में ईरान से अफगानिस्तान तक महिलाएं सड़कों पर हैं। क्या वजह है ईरान से अफगानिस्तान तक महिलाएं अपने हक की आवाजें उठा रही हैं? देखिए पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। ईरान की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, महिलाएं अपना हिजाब जला रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, भीड़ देखिए जरा, हजारों की भीड़, सड़क पूरी लोगों से भरी हुई है। ये ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ये ईरान की, लेकिन सिर्फ अकेले ईरान में महिलाएं सड़कों पर नहीं है, अफगानिस्तान में भी महिलाएं सड़कों पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अफगानिस्तान में देखिए हिजाब में महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं अपने हक के लिए। इस्लामिक देशों को सोचना होगा महिलाएं क्यों सड़कों पर हैं, अपने हक के लिए क्यों आवाज उठा रही हैं। अफगानिस्तान के काबुल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अफगानिस्तान के ग्वादर में देख रहे हैं आप, ग्वादर में भी महिलाएं माइक लेकर सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन कर रही। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हेरात में देखिए जरा, हिजाब में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। अफगानिस्तान की सड़कों पर, ईरान की सड़कों पर हिजाब वाली महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इस्लामिक देशों के लिए ये एक वार्निंग है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये भी हेरात की तस्वीर आप देख रहे हैं जब गोलियां चलने लगी। ये देख रहे हैं आप, सुनिए, एम्बियंस सुन रहे हैं आप, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। तालिबानी जब गोलियां चलाने लगे, सुनिए, एम्बियंस आइए। अब जरा देखिए हो क्या रहा है, ऐसा क्यों है जो ईरान में हो रहा है वही स्थिति अफगानिस्तान में है। ईरान में भी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर हैं अपने हक के लिए, अफगानिस्तान में भी महिलाएं सड़कों पर हैं अपने हक के लिए। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया है। दरअसल निकाह की हत्या के बाद गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। 17 साल की निकाह शकरामी की दरअसल लाश मिली है। कई मौतें हो चुकी हैं, कई हत्याएं हो चुकी हैं ईरान में। हिजाब प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी ये निकाह, और इसकी बॉडी देखिए किस तरह से मिली। निकाह की नाक काट दी गई थी, सिर पर 29 जख्म थे। नाक काट दी थी, सिर पर 29 जख्म थे, सिर्फ हिजाब वजह थी। निकाह को तेहरान में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 31 राज्यों में प्रदर्शन और ज्यादा तेज और उग्र हो गया। प्रदर्शन की आग 164 शहरों तक फैल गई। साथ ही साथ हिंसा में 135 से ज्यादा लोगों की अब तक ईरान में जान जा चुकी है। महसा अमीनी की मौत के बाद से प्रदर्शन शुरू हुआ था जो अब आग में बदल गया। 13 सितंबर को महसा अमीनी की मौत हो गई थी। हिजाब पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत हुई, कोमा में चली गई, उसने भी हिजाब नहीं पहना था। अफगानिस्तान में भी देखिए प्रदर्शन हो रहा है, अफगानिस्तान में भी बुरा हाल है। अफगानिस्तान की महिलाएं सड़कों पर है इस वक्त। काबुल, हेरात, कांधार, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाओं के जरिए महिलाएं शिक्षा और रोजगार का हक मांग रही हैं अफगानिस्तान में। उनके हाथों में काम, खाना, आजादी की तख्तियां होती हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गया है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से वहां महिलाओं को और दबाया जा रहा है। अब देखिए पूरी दुनिया में जो प्रदर्शन हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊं। पहली तस्वीर आप अमेरिका की देख रहे हैं, लॉस एंजलिस की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा पेरिस की। पेरिस में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, पेरिस में प्रदर्शन हो रहा है। एक और तस्वीर टर्की की दिखाइए, टर्की में भी प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं अपने बाल काट रही हैं। ये टर्की की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए लेबनान, लेबनान में भी प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया भर में हिजाबी सोच पर दरअसल हाहाकार है।
ये सोचना होगा मुस्लिम देशों को दरअसल कि आखिर क्यों ये हालात बन रहे हैं। हाल के बरसों में दुनिया भर में ऐसा विरोध प्रदर्शन आपने शायद ही देखा होगा। लगता है कि जैसे दुनिया की आधी आबादी या तो सड़कों पर उतर आई है या उतरने को तैयार है। ये तस्वीरें ईरान की हैं, जहां पिछले 19 दिनों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लाखों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं, जो ईरान सरकार और उसकी पुलिस की ज्यादती के खिलाफ अपने विरोध का खुलकर इजहार कर रही हैं। सरकार सख्त है, पुलिस बल प्रयोग कर रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं, लेकिन महिलाएं जान की बाजी लगाकर सरकार की कट्टरवादी सोच के खिलाफ प्रदर्शन कर रही। आंकड़े बताते हैं कि ईरान में मौत का आंकड़ा 1.5 से करीब पहुंच गया, 1.5 यानी ये 150 से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के तेहरान, कुर्दिस्तान, बलूचिस्तान, इस्लाम शहर, इस्फहान, सेमनान, जहेदान, शिराज, हेमडन, कोरमान, ये जो शहर हैं सारे आपको बताऊं, इनमें सबसे बुरा हाल है। अब एक और इस्लामिक देश अफगानिस्तान की इन तस्वीरों को जो हम दिखाने जा रहे हैं, काबुल में महिलाएं अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर हैं। ये तस्वीरें हेरात की हैं, जहां महिलाएं अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। इन्हें पुलिस की गोलियों का भी सामना करना पड़ा। इन ज्यादतियों के बावजूद महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? जानकार बताते हैं कि बदलते वक्त के साथ अगर सोच नहीं बदलती तो ऐसा ही देखने को मिलता है। हमेशा के लिए दुनिया की आधी आबादी को दबा कर रखा नहीं जा सकता। धर्म के नाम पर गुमराह करने की भी एक सीमा होती है। खासतौर से मौलवियों की कट्टर सोच ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए। दरअसल इस सोच ने न केवल इस्लामिक देशों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी इस्लामिक देशों की महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस्लामिक देशों को वक्त के साथ ये सोचना पड़ेगा, बहुत जरूरी है उनके लिए, कि अगर वक्त के साथ नहीं बदले तो ये महिलाओं का प्रदर्शन रिवोल्ट और क्रांति है, ये आपकी सड़कों पर और ज्यादा दिखाई देगी और आपको घुटने के बल लेकर आएगी। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी